नमस्कार। शास्त्री प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी कक्षा में आज हम गद्य चयनिका पुस्तक के अगले लेखक के लिखे हुए गद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य चयनिका पुस्तक अपनी पूरी हो गई है। कबीर से लेकर के दिनकर तक के जितने भी कवि थे उनको संपूर्ण रूप से हमने अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ लिया है। ये जो YouTube का लिंक है इसके नीचे मैं उन कवियों के पुनः लिंक डाल दूंगा, तो जो उन कवियों से संबंधित पद्य चयनिका के संकलित कवियों से संबंधित जो भी पद्य पढ़ना चाहे उस लिंक पे क्लिक करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। इससे पूर्व हमारा जो भक्ति काल से संबंधित ये कंटेंट था, वीडियो था, तुलसीदास जी से संबंधित जो वीडियो था उसके नीचे भी मैंने पद्य चयनिका के कवियों के सारे कवियों के लिंक भेज दिए थे। पुनः इस अध्याय में, इस वीडियो में इसके नीचे उन कवियों के लिंक आपको भेज रहा हूँ, तो उनका आप क्लिक करके उन कवियों का अध्ययन आप कर सकते हैं। इसके आगे और इससे अगले वाले अध्याय में भी मैं उनके लिंक भेज दूंगा। गद्य चयनिका पुस्तक के 2 अध्याय अपन पढ़ चुके हैं, बड़े भाई साहब और सिकंदर और कौवा। अब तीसरा अध्याय हमारे सामने है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित 42 के ज्वार की उन लहरों में। विद्यार्थियों, नाम से स्पष्ट है 42 का ज्वार, यानी 1942 में गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उस ज्वार का यहाँ वर्णन किया गया है। सागर में जो ज्वार आता है, उबाल आता है, उफान आता है, और उस ज्वार के समय जो लहरें प्रचंड वेग से सामने आने वाले हर एक वस्तु को धराशायी कर देती है, वैसे के वैसे भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 का जो ज्वार आया था, उन लहरों में क्या स्थिति हुई थी, उस ज्वार में क्या दशा भारत की थी, उसका चित्रण इस संस्मरण में लेखक कर रहे हैं। 1942 में गांधी जी के आह्वान पर भारतवासियों का जो जोश था, जो उफान था, जो उबाल था, उसको लेखक ज्वार की संज्ञा दे रहे हैं। तो उस ज्वार की यहाँ चर्चा की जा रही है और भारतीयों के उस जोश को, उस उबाल को, उस उफान को, उस वेग को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए, कितनी क्रूरता की, किस प्रकार अमानवीय कृत्य किए, उन कृत्यों का चित्रण भी इस अध्याय में बताया गया है। कैसे कैसे जुल्म अंग्रेजों ने भारतवासियों पर किए, उन जुल्मों का चित्रण भी हमें इस संस्मरण को पढ़ने पर ज्ञात होता है। लेखक का उद्देश्य यही रहा है कि कितने कष्टों को सहने के बाद, कितनी परेशानियों को भुगतने के बाद हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई, ताकि
पाठक, आने वाली पीढ़ियां उस स्वाधीनता आंदोलन से रूबरू हो सके, उनसे परिचित हो सके और उनको इस स्वाधीनता का, इस आज़ादी का महत्व पता लगे कि यह आज़ादी भारतवासियों को सहज रूप में, सौगात रूप में प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि अनेक लोगों ने अपने प्राणों की बाजी इस आज़ादी को प्राप्त करने में लगाई थी, तब जाकर के हमें यह आज़ादी नसीब हुई है, प्राप्त हुई है। यह लेखक बताना चाह रहा है। तो 42 के ज्वार में, जब 42 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस ज्वार में भारतवासियों ने तिरंगे की रक्षा के लिए, तिरंगे को फहराने के लिए कैसे अपने सीने पर गोलियां खाई थी, उसका इसमें चित्रण है। और उस भारतीयों के इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने कैसी क्रूरता की थी, उस क्रूरता का चित्रण भी इस संस्मरण में हमें देखने को मिलेगा। आज जो हम आज़ादी को बड़ी सहज समझ रहे हैं, कोई सौगात में मिली हुई चीज समझ रहे हैं, उसकी अहमियत, उसकी महत्ता हमारे सामने, नई पीढ़ी के सामने अपेक्षाकृत गौण हो गई है। यह ठीक स्थिति नहीं है। आज़ादी कितनी यातनाओं के बाद में भारतवासियों को प्राप्त हुई, कितनी कठिनाइयां सहन करने के बाद में भारतवासियों को प्राप्त हुई। तो कठिनता से मिली हुई इस आज़ादी को सुरक्षित रखना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। यह भी कहीं न कहीं लेखक संकेत कर रहा है। आज़ादी कैसे मिली, इस पर बलवीर सिंह करुण की चंद पंक्तियां हैं, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, प्रासंगिक मुझे प्रतीत हो रही है। कवि लिखता है, कितने सिर इसकी भेंट चढ़े, उनकी गिनती या तोल न पूछो, इस आज़ादी का मोल न पूछो, इस आज़ादी का मोल न पूछो। नहीं मिली हमको आज़ादी भाषण की भरमारों से, नहीं मिली हमको आज़ादी भांति भांति के नारों से, महंगा मोल चुकाया हमने, लाखों प्राण चढ़ाए थे, बहनों ने भाई भेंट किए, माओं ने लाल खपाए थे। जी हाँ, बहनों ने अपने भाइयों को स्वतंत्रता की उस बलिवेदी पर प्राणोत्सर्ग करने के लिए भेजा था। माताओं ने अपने लालों को उस स्वतंत्रता की वेदी पर प्राणोत्सर्ग के लिए समर्पित किया था, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली है। तो इसलिए इस अनमोल आज़ादी अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। इस आज़ादी को सुरक्षित रखना प्रत्येक भारतवासियों का कर्तव्य है, दायित्व है। यह भी लेखक कहीं न कहीं इस अध्याय में, इस पाठ में बताने का प्रयास कर रहा है। यह लेखक का संस्मरण है। और संस्मरण आप जानते हैं, गद्य की जो परंपरागत गद्य विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, इन गद्य विधाओं से परे हटकर आधुनिक गद्य का बहुत विकास हुआ। और उस आधुनिक गद्य के विकसित विधाओं में संस्मरण भी एक विधा है। संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, ये आधुनिक गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। इसमें से संस्मरण विधा काफ़ी लोकप्रिय हुई और महादेवी वर्मा के संस्मरण, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरण, बनारसी चतुर्वेदी जी के संस्मरण, ये सब विख्यात रहे हैं। तो ये संस्मरण
विख्यात संस्मरणों में से एक है। थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ संस्मरण की भी देना चाहूँगा कि स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। पुनः बता रहा हूं, स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। लेखक की स्मृति में संस्मरण के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि लेखक के जीवन में वह घटना घटित हुई हो। सत्य घटनाओं पर आधारित संस्मरण लिखे जाते हैं। इसमें काल्पनिकता का प्रभाव आंशिक ही होता है। लेखक केवल कलम को, शब्दों को सजोने के लिए ही यदा कदा काल्पनिकता का समावेश करता है, वरना संस्मरण 100% सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं। वो किसी घटना के ऊपर भी केंद्रित हो सकते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भी केंद्रित हो सकते हैं जो लेखक के जीवन में कहीं न कहीं संपर्क में आया हो। उसकी स्मृति के आधार पर लिखा जाता है, संस्मरण कहलाता है। तो मिश्र प्रभाकर जी का ये विख्यात संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत है। 42 के ज्वार की उन लहरों में, इस संस्मरण का हम अध्ययन यहाँ करेंगे। संस्मरण को 2 भागों में मैं बांटना चाहूँगा कि 42 का आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, तब उस 42 के आंदोलन में भारतवासियों का क्या जोश रहा, भारतवासियों का क्या उत्साह रहा, एक भाग संस्मरण का वह है। और दूसरा भाग उस उत्साह को, उस आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, क्या क्या अत्याचार किए, यह इस संस्मरण का दूसरा भाग ठहरता है। तो इन 2 भागों को मद्देनजर रखते हुए हम इस संस्मरण का यहाँ अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चलते हैं, मैंने इस संस्मरण का सार आपको पहले ही बता दिया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, उस भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीयों ने किस प्रकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए आंदोलन किया और उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए, उसका चित्रण इस संस्मरण में ठहरता है। लेखक प्रत्यक्षदर्शी इस आंदोलन के थे, अतः यह जीवंत दृश्य हमारे सामने, जैसे इस संस्मरण को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि यह घटना हमारे सामने ही घटित हो रही है। इस तरह से अपने शब्द चित्रों के माध्यम से लेखक ने इस संस्मरण को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम चलते हैं 42 के ज्वार की उन लहरों में। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। संस्मरण के शुरुआत में ये बिंदु दिए गए हैं, बिंदुवार चीज़ें कवि बता रहा है उस आंदोलन की, भारतीयों की स्थिति की, उसका हम संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इस निबंध में आगे बढ़ेंगे। हम उन दिनों गहरा रहे थे, वे उन दिनों घबरा रहे थे। पहली पंक्ति बिंदुवार है, ये पीपीटी में थोड़ा एक हो गया है, वैसे बिंदुवार, पुस्तक में बिंदुवार आप देखोगे तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। हम उन दिनों गहरा रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन के समय हम जितने एकजुट हो रहे थे,
जितने एकत्रित हो रहे थे, जितने संगठित हो रहे थे, हम गहरा रहे थे यानी संगठित हो रहे थे, एकजुट हो रहे थे, भारतवासी जितने संगठित हो रहे थे, एकजुट हो रहे थे, वे उन दिनों घबरा रहे थे। उन दिनों हमारा संगठित होना, हमारा एकजुट होना, हमारा एकत्रित होना, इसको देख करके वो लोग बाग इस आंदोलन को देख करके घबरा रहे थे। एक तरफ भारतवासी है पंक्तियों में, दूसरी तरफ अंग्रेज है। दोनों का समानांतर एक एक पंक्ति में लेखक ने बताया। हम उन दिनों गहरा रहे थे, वो उन दिनों घबरा रहे थे। आगे चलते हैं दूसरे बिंदु पर। हम उन दिनों पूरे जोश में थे, वे उन दिनों पूरे जोर में थे। हम पूरे जोश में थे। उस स्वाधीनता आंदोलन में युवाओं का जोश, बालकों का जोश, वृद्धों का जोश देखते ही बनता था। उससे ज़्यादा जोश क्या होगा कि तिरंगों को पकड़ करके खड़ा है व्यक्ति और सामने से गोली चलती है और एक व्यक्ति गिरता नहीं है, बालक गिरता नहीं है, उससे पहले दूसरा बालक उस तिरंगे को थाम लेता है और तिरंगे को गिरने नहीं देता है। और इस तरह तिरंगे की आन के लिए, आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को चढ़ाए जा रहे हैं, एक के बाद एक समर्पित किए जा रहे हैं। तो इससे प्रचंड जोश तो देखने को मिल ही नहीं सकता। तो हम उन दिनों जोश में थे, वे उन दिनों पूरे जोर में थे, ताकत में थे। वो उस ताकत से, जोर से, बल से इस आंदोलन को, इस जोश को कुचलने का काम करने का प्रयास तत्कालीन सरकार, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश सत्ता शासन कर रहा था। आगे का लेखक लिख रहा है, उनकी महत्ता अस्त होने के खतरे में थी। हमारी महत्ता फिर से जन्म लेने के, उनकी महत्ता इसमें थी कि अगर ये आंदोलन दबा नहीं, कुचला नहीं गया, अगर ये सफल हो गया तो हमारा अंग्रेजों का सूर्य अस्त हो जाएगा। और हमारा महत्ता इसमें थी कि अगर हम इसमें सफल रह गए तो हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर से जन्म हो जाएगा। जो 200 सालों की गुलामी की बेड़ियां थी, उनसे मुक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। उनके साथ लगभग 1 शताब्दी में सजोई सैनिक शक्ति थी और हमारे साथ लगभग 1 शताब्दी में सुलगाई विद्रोह की भावना की आग थी। उनके पास क्या थे? 100 वर्षों से अधिक समय में सजोई हुई सेना थी इस आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए। और हमारे दिलों में जो 100 वर्ष से आग लग रही थी, वो कहीं चिंगारी के रूप में थी, अब प्रचंड दावानल बन गई थी। तो अब वो आग क्या हो गई थी? विद्रोह की भावना की आग हमारे प्रत्येक भारतवासी के दिल में थी। तो 1 शताब्दी से जो आग सुलग रही थी, वो आग अब विस्फोट के रूप में, प्रचंड ज्वाला के रूप में अब प्रकट हो रही थी। दाव चूकने में उनकी मौत थी और दाव चूकने में हमारी घोर पराजय। अगर वो दाव चूक जाते, दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे, दाव उनका खाली चला जाता, प्रयास उनका खाली चला जाता, तो उनकी पराजय, दाव चूकने में उनकी मौत थी, उनकी मौत निश्चित थी। और हम अगर दाव चूक जाते तो हमारी पराजय निश्चित थी। वे अपनी उखड़ती जड़ें जमाने में जुटे थे। अंग्रेज सत्ता की जड़ें उखड़ने लग गई थी लंबे स्वाधीनता आंदोलन के पश्चात। तो वे अपनी उखड़ती जड़ जमाने में जुटे थे और हम अपनी सदियों से उखड़ी पड़ी जड़ जमाने में। उनकी जड़ें उखड़ रही थी और हमारी जड़ें तो उखड़ी हुई थी सदियों से। उनको पुनः लगाने में, जमाने में हमारा प्रयास था। हमारा उखड़ना ही उनका जमना था और हमारा जमना ही उनका उखड़ना था। ऊपर की पंक्तियां देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है।
हमारा उखड़ना ही उनका जमना था। हम उखड़ जाते तो वो जम जाते, और हम जम जाते तो उनका उखड़ना निश्चित था। दोनों में से एक को जमना था। हम उखड़ जाते तो वो जम जाते, और हम जम जाते तो उनका उखड़ना निश्चित था ही था। तो इस तरह से वे थे हमारे शासक अंग्रेज, और हम थे उनके शासित भारतवासी। वे हमारे शासक अंग्रेज थे और हम उनके शासित भारतवासी थे। और यो हम दोनों 1942 में जान जान की बाजी लगा रहे थे। वो अपनी जान की बाजी लगा रहे थे इस आंदोलन को कुचलने के लिए, और हम अपनी जान की बाजी लगा रहे थे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए। हमारी देशभक्ति का नारा था निकल जाओ यहां से, और उनकी सैन्य शक्ति का उद्घोष था क्यों निकल जाए यहां से, क्यों निकले। हम उनको निकालना चाह रहे थे और वो यहां जमना चाह रहे थे। फैसले बहुत हो चुके थे, पर इस बार ऐसा आंदोलन था कि इस बार किसी एक को मिटना था, इसलिए न वे कोई कोर कसर छोड़ रहे थे और न हम। वो भी कोई कमी नहीं रखना चाह रहे थे और हम भी कोई कमी नहीं रखना चाह रहे थे। इतिहास साक्षी है कि वे ऐसे गए कि एक बात हो गई, और संसार साक्षी है कि हम ऐसे जन्मे कि एक चमत्कार हो गया। इतिहास गवाह है कि वो ऐसे गए कि एक इतिहास बन गया। इतिहास साक्षी ऐसे गए कि एक बात हो गई, और संसार साक्षी है कि हम ऐसे जमे कि एक चमत्कार हो गया। एक चमत्कार से कम नहीं था भारत को आज़ादी मिलना। सोचा भी नहीं था किसी ने कि यह आज़ादी हमें प्राप्त हो जाएगी, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो ये आपके संस्मरण के प्रारंभिक बिंदुवार पंक्तियां जिनको हमने यहां पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इस संस्मरण के प्रारंभ में। 8 अगस्त 1942 को बंबई में राष्ट्रीय महासभा ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, और 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल महासभा के नेता और कार्यकर्ता देश भर से चुन चुनकर जेलों में बंद कर दिए गए। 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ, बंबई में कांग्रेस महासभा ने प्रस्ताव पास किया भारत छोड़ो का, और 9 अगस्त को महासभा के नेता और कार्यकर्ता सब बंद कर दिए गए। हमारे शत्रुओं ने आपस में कहा अब यह टंटा हमेशा का मिटा, और इस देश में ऐसा अब कोई नहीं बचा जो जनता को बगावत की सीख दे। क्योंकि नेताओं को बंद कर दिया गया था, इसलिए ऐसा कोई शेष नहीं बचा था जो जनता को बगावत के लिए उकसाए। 2-4 बुनगे इधर उधर हो गए, पर इससे क्या, आज नहीं तो कल हमारी छिपकलियां उन्हें चाट कर चटकारा ले लेगी। 2-4 बच गए, उसको हमारी छिपकलियां, हमारी सेना उनका संहार कर देगी, हमारे सिपाही उनको निपटा देंगे। और इस तरह ये स्वाधीनता की जो चिंगारी ज्वाला यदा कदा जो दधकती रहती है, ये हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। भारत के शत्रुओं का सबसे बड़ा भरोसा यह था कि 42 की बगावत का नक्शा अभी जनता के सामने नहीं आया था, और क्रांति के प्रधान पुरोहित महात्मा गांधी के बस्ते में ही था। वे अपने बस्ते सहित पकड़ लिए गए। क्या यह संभव है कि गांधी जी ने अपने नक्शे की कापियां पहले ही अपने सिपाहियों को बांट दी हो? उनको यह था कि महात्मा गांधी को पकड़ लिया तो स्वाधीनता का भारत छोड़ो आंदोलन का सारा प्रोग्राम, सारा प्लान जो था वो सब के सब उनके बक्से में था, और वो कहीं समाप्त हो गया। लेकिन यह उनकी भूल थी। तो इस तरह से ये आपके संस्मरण का प्रारंभिक बिंदु शुरू होता है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, और 9 अगस्त और उसके बाद में भारत के जो चलते फिरते नेता थे, जो इस आंदोलन के पुरोधा थे, जो नेतृत्व करता थे, उन सबको अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, और अंग्रेज सरकार के मंत्री हेनरी ने यह वक्तव्य दिया
नीचे की पंक्तियां देखिए। भारत मंत्री एमरी ने इंग्लैंड के रेडियो से संसार को अपने इस व्यापक दमन का एक जस्टिफिकेशन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए जो उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की, संसार में अपनी साख बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्होंने इस दमन को सही करार देते हुए ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने ये कहा, जस्टिफिकेशन दिया क्या, कि कांग्रेस ने एक भयंकर क्रांति का प्रोग्राम बनाया था जिसमें स्टेशन फूकना, लाइनें तोड़ना, थानों पर कब्जा करना और तोड़फोड़ और फूका फूकी का हिंसात्मक कार्यक्रम भी था। इसीलिए हमें सब कांग्रेसियों को एक साथ पकड़ना पड़ा। ये कह रहा है ब्रिटिश सरकार के मंत्री, भारत मंत्री। इस भाषण ने देश को नया प्रकाश ही नहीं दिया, नया बल भी दिया। नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी से जनता के हृदयों में जो आग सिगड़ी पड़ी थी, वह एमरी के भाषण से, जो आग जो छिपी दबी हुई पड़ी थी, वो इस एमरी के भाषण से क्या हो गई, ज्वालामुखी बन गई। जोश तो था ही, राह भी अब अंधेरे में न रही और बिना किसी नेतृत्व के जनता उभर कर खड़ी हो गई। नेताओं को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बिना किसी नेतृत्व क्षमता के जनता, हर प्रत्येक भारतवासी नेता बन गया और इस आंदोलन का पुरोधा बन गया। तो यह आंदोलन एमरी के भाषण के पश्चात पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, प्रचंड वेग से भारत में छेड़ा गया। इस उभार में क्या थी, हुंकार थी। क्या कहते हो, हम टंटा हमेशा को मिटा देंगे और हम इस देश में ऐसा कोई नहीं बचाओ जनता को बगावत को सीख दे। दो चार बन गए, इधर उधर हो गए। यहां मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहूंगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जब कैद किया गया और उनको काले पानी की सजा दी गई, तो उनके मुंह से सहसा निकल गया। वो पंक्तियां मुझे याद है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तो काले पानी की सजा में जाते समय बहादुर शाह जफर ने कहा था कि जो आंदोलन स्वाधीनता का चला, अब ऐसा लगता है वो आंदोलन अब मिट जाएगा, अब आगे नहीं चल पाएगा। तो जफर की पंक्तियां थी, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। अब अपनी जान की खैर मनाओ। अब इस आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में, मुझे नहीं लगता कि कोई दम शेष रह गया हो। अब हिंदुस्तान की शमशीर, हिंदुस्तान की तलवार, आज़ादी रूपी तलवार, अब ऐसा हो गया ठंडी, हमेशा हमेशा के लिए ठंडी हो गई। वहां कोई क्रांतिकारी उन पंक्तियों को सुन रहा था। तो उसने प्रतिक्रिया स्वरूप पंक्तियां वापिस कही। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक बहेगी तेग हिंदुस्तान की। जब तक इन स्वाधीनता क्रांतिकारियों में ईमान की बू रहेगी तो जफर चिंता मत करो, लंदन के तख्त तक हिंदुस्तान की तेग, हिंदुस्तान की तलवार फहराती रहेगी, प्रभाव करती रहेगी, दमन का प्रतिकार करती रहेगी। तो खैर दमदमे में दम नहीं, तो वो उन्होंने प्रतिकार कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक बहेगी, लंदन के तख्त तक हिंदुस्तान की तेग बहेगी। इसलिए जफर ये पंक्तियां मत कहो कि अब हिंदुस्तान की जो है शमशीर ठंडी हो गई है। तो ये उन लोगों का जोश था, ये उन क्रांतिकारियों का उत्साह था, ये उन भारतवासियों का उत्साह था जो ये आंदोलन व्यक्ति व्यक्ति का आंदोलन बन गया था। तो यह है, इस तरह से जोश
की घटना। इस तरह से पूरा जोश और खरोश के साथ यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलनकारियों ने, इसके बाद में प्रमुख घटना इस संस्मरण की आती है, उस पर मैं चलना चाहूँगा कि पंक्तियाँ उस समय गाई जाती थी, कही जाती थी। इन पंक्तियों को भी आपको बताना चाहूँगा। बिहार की राजधानी पटना में उस दिन कोई भी चिड़िया की चहक सुनकर नहीं जागा। चिड़िया के जागने से पहले ही वहाँ की गलियाँ विद्यार्थियों के प्रभात फेरी के संगीत और नारों से गूंज उठी। पटना में उस दिनों किसी को जगाने की जरूरत नहीं, विद्यार्थियों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। चिड़ियों की चहचहाट से पहले ही सारे विद्यार्थी अपना दायित्व और अपना कर्तव्य समझ करके उस आंदोलन में एकजुट होकर के सड़कों पर बिना किसी के चेताए, बिना किसी के जगाए सड़कों पर स्वयं निकल आए। धन धन है उन्हें जो भारत पे अपना तन मन धन वार चुके। पंक्तियां हुआ करती थी, भारत के लिए बेचैन हुए, भारत के लिए बलिदान हुए। ओ मृत्यु के प्रति छोटे छोटे विद्यार्थियों में कैसी निश्चिंतता। मृत्यु का भय नहीं था, गोलियां चलेगी, वहां कोई फूल नहीं बरसेंगे, वहां सफेद कबूतर नहीं उड़ाए जाएंगे। पता है उनको कि हमारे सामने अंग्रेज की सशक्त फौज है और हम अगर बाहर निकलेंगे तो सामने से गोलियां चलेगी, लेकिन उनको मौत का जैसे कोई भय ही नहीं था। इस संस्मरण की मुख्य घटना की ओर संकेत, तो उस पर चल रहे हैं हम। छोटे छोटे विद्यार्थियों में कैसी निश्चिंतता थी। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कायरता के लिए उनमें कैसी करारी ललकार थी। शहीदों की चिताओं पर तो हमेशा मेले लगते रहेंगे, वतन पे मरने वालों का यही बाकी नाम और निशान शेष रहेगा। उनको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा, उनको हमेशा हमेशा के लिए नमन किया जाएगा। डर है तेगे फौलादी का तो नाम न ले आज़ादी का। कितनी बढ़िया पंक्ति थी। अगर डर है तेग फौलादी का, शत्रु की फौलादी तलवार का यदि तुम्हें डर है तो नाम न ले आज़ादी का, तो आज़ादी का फिर कभी नाम लेने की जरूरत मत करो। मातम है इस आजाद शादी का, ये मंजर है बर्बादी का। ये जो जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो रास्ता बर्बादी का मंजर है, लेकिन इस रास्ते पर हमको चलना है। कुछ करना है तो करके दिखा और जीना है तो मर के दिखा। जीना है तो मर के दिखा। साहित्य में इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं, पर यह गद्य है तो यहां ये नहीं कहेंगे जीना है तो मर के दिखा। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। कीर्ति यश स जीवती, जिसकी कीर्ति है वो हमेशा हमेशा जीवित है। इसलिए अगर आने वाले पीढ़ियों में, आने वाली नस्लों में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना है तो देश की इस स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणों को आहूत करके दिखा। यह आह्वान उन क्रांतिकारियों का तत्समय में था। सूर्यमल जी मिश्रण ने कहा, सुत मरियो हित देश रे, हर क्यों बंधु समाज, और मां ने हर की जन्म दे जितरी हर की आज। देश के हित में बेटा बलिदान हो गया तो मां ने हर की जन्म दे। बेटे के जन्म पर मां को जितनी प्रसन्नता नहीं हुई उतनी प्रसन्नता आज मां को हो रही है। कब? जितनी हर की आज। जब जितना हर्ष उसको आज हो रहा है, किस कारण है? सुत मरियो हित देश के। उसका बेटा आज अपने देश की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर गया, काम आ गया, देश की आज़ादी की वेदी पर, बलि वेदी पर अपने प्राणों को चढ़ा गया। इतनी प्रसन्नता माँ को उस समय नहीं हुई थी जितनी प्रसन्नता आज हो रही है। तो ये हमारा उत्साह था, ये हमारा अतीत था, ये हमारा गौरव था। और उसी गौरव को याद करते हुए, उसी पंक्तियों को याद करते हुए यहाँ विद्यार्थी जो पटना के इस आंदोलन में कूदे थे वो उन्हीं पंक्तियों को दोहरा रहे हैं कि जिनको मरने से डर है वो यहाँ आने नहीं आए। अगर जीना है तो मर के दिखा। अगर आपको जीना है तो मरण करके ही, आपको प्राणोत्सर्ग करके ही आपको हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना है। कुछ करके दिखाने वालों की भीड़ दोपहर को बिहार सरकार के सेक्रेटरीट की ओर चली। भीड़ के पैरों तले साफ सुथरी सीधी सड़क थी पर उसकी यात्रा आसान
न थी। वो जानते थे सामने से यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में पुलिस की टोली और कोई अफसर मिलता और भीड़ को रोक कर कहता बस लौट जाओ, पर यह सरकार नहीं नहर नहीं पर यह सरकारी नहर न थी जो इशारों पर घटती बढ़ती और रुकती। यह तो बरसाती नदी थी। नहर को तो रोका जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, दिशा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन बारिश में बहने वाली नदी की अजस्र धारा उसको कोई नहीं रोक सकता। वो जिस वेग से, वो जिस आवेग से बहती है, अपने पूर्ण मदमस्त होकर के बहती हुई चली जाती है और रास्ते में किसी भी रुकावट को वो स्वीकार नहीं करती। तो वही की वही बलवती नदी एक तरह से इन युवाओं की उस समय उस पटना की सड़कों पर थी। फिर ये तो जवानी के बाढ़ के दिन थे, तो ये तो बाढ़ के दिन थे, इसलिए वो नदी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आगे यों ही रुकते पिटते, नीचे की पंक्तियां देखिए, यों ही रुकते बढ़ते पिटते उमड़ते ये भीड़ सेक्रेटेरिएट पर पहुंची तो देखा अंग्रेज जिलाधीश गोरखा पलटन की टुकड़ी लिए वहां पहले से मौजूद है। उसे देखकर कोई डरा नहीं, खिसका नहीं, उल्टे लोग और भी जोश में भर गए। उस अंग्रेज अधिकारी को देख करके कोई डरा नहीं, बल्कि लोग बाग जोश से भर गए। नहीं रखनी सरकार भाइयों, नहीं रखनी अंग्रेज सरकार भाइयों, नहीं रखनी। नारों की गूंज ऐसी थी कि पेड़ पत्ते तक बोल उठे, हिंदुस्तान छोड़ जाओगे, क्विट इंडिया, इंकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। अपने राष्ट्र का तिरंगा झंडा लिए कुछ किशोर गोल गुंबद की ओर बढ़े तो गोरखा फौज ने दीवार की तरह अपने को सामने कर दिया। सामने गोरखा की फौज थी। अंग्रेज जिलाधीश ने पूछा आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? एक विद्यार्थी ने उभर कर कहा हम सेक्रेटेरिएट पर अपना झंडा लगाएंगे। वहां के लिए ये झंडा नहीं है, वहां यूनियन जैक फहराता है। हिंदुस्तान की गुलामी पर उस जिलाधीश ने एक कड़वा व्यंग किया। ये झंडा वहां फहराने के लिए नहीं है, वहां तो यूनियन जैक ही, ब्रिटिश सरकार का झंडा ही फहराएगा। इस तरह से उसने एक करारा व्यंग हिंदुस्तानियों की गुलामी पर किया था। अब यहाँ यूनियन जैक नहीं फहरा सकता, ये तिरंगा ही फहराएगा, विद्यार्थी ने कहा। अंग्रेज तमा उठा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जाओ भाग जाओ, हम तो झंडा फहरा कर ही लौटेंगे, एक दूसरे विद्यार्थी ने कहा। अंग्रेज का अहंकार गुर्रा उठा, तुम में से जो झंडा फहराना चाहता है वह आगे आए। और क्या हुआ? कोई दुबका नहीं, कोई डरा नहीं, कोई सहमा नहीं। 11 विद्यार्थी भीड़ से बाहर हो एक साथ आगे बढ़ाए। उनका कार्य ही उनका उत्तर था। इन 11 में सबसे आगे जो विद्यार्थी था उसकी देह ने अभी अपनी 14वीं वर्षगांठ भी न मनाई थी। 14 वर्ष का बालक जो सबसे आगे था, किशोर वय, अभी तक पूरे वयस्क भी नहीं हुए थे। और उनका जोश देखिए, 11 विद्यार्थी आगे आ गए, पर उसके कंधों का तनाव ऐसा प्रचंड था कि पहाड़ के शिखर भी देखें तो शर्मा जाए। उसके बाहु को देख करके, उसके वक्षस्थल को देख करके पहाड़ भी शर्मा जाए, ऐसा सशक्तता उसमें विद्यमान थी। तुम फहराओगे झंडा? राक्षसी क्रूरता ने अंग्रेज जिलाधीश से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? भारत की आत्मा उस बालक के कंठ से कूक उठी। 11 भोले किशोर एक पंक्ति में खड़े थे। उनके एक और थी गोरखा फौज, दूसरी ओर घोड़े पर चढ़ा अंग्रेज जिलाधीश। वातावरण सन्नाटे में था। फायर! जिलाधीश ने आदेश दिया कि 11 गोरखे आगे बढ़े। वे आगे बढ़े कि एक साथ 11 राइफलें उभर कर गरजी धड़ाम। जीते जागते 11 राम लक्ष्मण पल मारते धरती पर गिर पड़े, खून से लथपथ पर शांत। 11 किशोर अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति के तहत गोलियां चलाकर भून दिया। फायर! फिर चिल्लाया और सिपाहियों ने गोलियां दागी। बहुत से लोग घायल हो गिर पड़े, पर भागा कोई नहीं, पीछे हटा कोई नहीं, कोई नहीं भागा, पीछे कोई नहीं हटा। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारे लगते रहे।
आकाश में किसी ने अपने कोमल कण से स्वर भरे कि भीड़ में नहीं लहरा करी, जाने किधर से एक विद्यार्थी सेक्रेटेरिएट की गुंबद पर चढ़ा और उसने तिरंगा झंडा फहराकर वहीं से नारे, और गोलियां चलती रही। गोलियां चलने के बाद भी एक विद्यार्थी सेक्रेटेरिएट पर चढ़ता है और यूनियन जैक की जगह क्या कर देता है, तिरंगा झंडा फहरा देता है। अंग्रेज जिलाधीश का मुंह एक बार तो काला पड़ गया और किटकिटाकर उसने कहा, फायर। वह किशोर टूटते तारे सा धरती पर आ गिरा। अस्पताल की मेज पर उसने पूछा, मेरे कहाँ गोली लगी है? छाती में, डॉक्टर ने कहा। तब ठीक है, मैंने पीठ पर गोली नहीं खाई, उसने कहा, और हमेशा को आंखें मूंद ली। क्या जीवंत दृश्य है, क्या जीवंत चित्रण है। हर पाठक के मन में, सुनने वाले के मन में, आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है। एक किशोर बालक कह रहा है कि डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मेरे गोली जो लगी है वो गोली कहाँ लगी है? डॉक्टर ने कहा, बेटा सीने में लगी है, तब वो तृप्ति मिलती है, पीठ पे तो ना लगी। देखिए कि मैं पीठ दिखा करके तो नहीं भाग रहा था कहीं। पीठ पे गोली कब लगती? जब वो पीछे मुड़ करके भाग रहा होता, पीछे मुड़ करके जा रहा होता। लेकिन कह रहा सीने में लगी, ठीक है, तब कोई मुझे चिंता नहीं है, तब मुझे फिक्र नहीं है कि मैंने सामने से सीने पर गोली चली, यानी उस आंदोलन में मैंने पीठ नहीं दिखाई। ये उन आंदोलनकारियों का जोश था, ये उन आंदोलनकारियों का उत्साह था जो इसमें यहाँ चित्रित किया गया है। सूर्यमल जी मिश्रण कहते हैं, नारी कह रही है, बिन मरिया बिन जीतिया धनी आवियो धाम, पग पग चूड़ी पाछटू जय रावतरी जाम। अगर आप युद्ध भूमि में पतिदेव जा रहे हो, आरती कर रही है, तिलक लगाते हुए उनको दो नसीहत दे रही है वीर क्षत्राणी, बिन मरिया, या तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त करके आना और या विजय प्राप्त करके आना, दो ही स्थितियों में मेरे सामने आना। तो अगर दोनों स्थितियों में नहीं आए तो तीसरी स्थिति क्या होगी? तीसरी स्थिति होगी पराजित होकर के या पीठ दिखा करके आना। तो वीर नारी राजस्थान की कह रही है कि बिन मरिया बिन जीतिया धनी आवियो धाम। अगर दोनों स्थितियों से अलग आप अगर मेरे घर में आए तो पग पग चूड़ी पाछटू जय रावत जी री जाम। तो मैं आपके जीते जी ही अपने आप को क्या मान लूंगी? अपने आप को विधवा मान लूंगी। इसलिए पतिदेव आओ तो दो स्थितियों में आना, या तो मर करके और या फिर क्या करके, विजय प्राप्त करके। तो ये जोश था और ये पंक्तियां यहाँ खड़ी होती है। विद्यार्थी कह रहा है कि मेरे गोली कहाँ लगी? गोली सीने में लगी। ये उस विद्यार्थी का जोश था, ये उस क्रांतिकारियों का जोश था। तो ये संस्मरण का जीवंत था। साक्षात कार आपने मेरे ख्याल से इसमें किया होगा कि कैसा दृश्य उस समय जब तिरंगा फहराया जा रहा था तो पटना के सेक्रेटेरिएट में, बिहार के सेक्रेटेरिएट में रहा होगा। अब दूसरा पक्ष, अंग्रेजों का दमन, 11 विद्यार्थियों को भून देना, 12वां जिसने तिरंगा फहराया उसको भून देना, और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट में जो गोली चलाई गई वो गोली दमदम बुलेट थी, और उस दमदम बुलेट को तत्कालीन समय में युद्ध में भी वर्जित था। युद्ध में चलाना भी अनुमति, युद्ध में चलाने की भी अनुमति नहीं थी। तो ऐसी दमदम बुलेट उन भारतवासी छोटे छोटे किशोरों पर अंग्रेजों ने दागी। ये उनकी दमन की नीति का परिचायक है, दमन का प्रमाण है। आगे जो एक घटना घटित होती है राम सिंह जी के साथ क्रूरता की, वह घटना भी इस संस्मरण में मुख्य रूप से आ जाती है। देखिए, पुलिस लूटी, दुकानें लूट रही थी गांव के गांव में। मैंने अपनी आंखों से देखे और मंजर देखा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहेंगे। लेखक कह रहा है जो अत्याचार उन्होंने किया, जो दमन अंग्रेजों ने किया,
उस आज़ादी को दबाने के लिए, उस 1942 की क्रांति को दबाने के लिए लेखक लिख रहा है। उन्हीं के एक आदमी के शब्दों में, पुलिस और फौज को गांव में खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया था। नेशनल वार फ्रंट के लीडर की हैसियत से अपने ज़िले के गांव में घूमते समय मुझे फौज और पुलिस के अत्याचारों, जनता की संपत्ति की लूट खसोट, गांवों को जलाने, गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपए ऐंठने और कभी कभी वसूली के लिए घोर यंत्रणाएं देने की भी अनेक रिपोर्टें मिली। लेखक को उस समय उन अत्याचारों की अनेक रिपोर्टें प्राप्त हुई जिनका वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। आगे, पुलिस द्वारा लूटी गई दुकानें, जलाए गए गांव के गांव मैंने अपने आंखों से देखे और मैं मंजूर करूंगा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहेंगे। जो दृश्य थे वो मरते समय भी नाचते रहेंगे। जब मैं एक सभा में सम्मिलित होने जा रहा था तो मेरी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो मैंने देखा एक गोरा कुत्ते पर निशाना साध रहा था। यह निशाना चूक गया क्योंकि कुत्ता बहुत दूर था। मैंने सोचा, बिहार में इस गोरे के भाई बिरादर ज़्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके निशाने उन्हें बहुत ही नज़दीक मिल जाते हैं। क्या इशारा कर रहा है लेखक? कुत्ता दूर था इसलिए निशाना चूक गया। बिहार के इसके भाई बंद गोरे फिरंगी भाग्यशाली हैं, यानी उनको निशाने नज़दीक मिल रहे हैं, क्रांतिकारी नज़दीक मिल रहे थे तो उनको निशाना साधने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तो यह एक तरह से करारा व्यंग लेखक ने इस पंक्ति में किया है। अब वीडियो लंबा होता जा रहा है। इस संस्मरण का मैं यहीं इस राम सिंह जी वाली घटना से समापन करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों, इतना पढ़ाने के बाद में लेखक इस संस्मरण में क्या कहना चाह रहा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो राम सिंह पटना के प्रतिष्ठित नागरिक थे। एक घटना जो इस चीज़ का परिचायक है, सूचक है कि अंग्रेज किस तरह भारतवासियों पर अत्याचार करते थे, कैसा जघन्य अत्याचार करते थे। यह एक उसमें घटना सामने आपके पढ़ देता हूँ। गौरे फौजी घूमते घूमते एक दिन उनके साफ सुथरे घर में घुस आए। उनका अपराध क्या था कोई नहीं जानता, पर उन्हें जो दंड दिया गया उसे सुनकर नरक का दरोगा भी झेप जाएगा। लोहे के, उन्हें क्या दंड दिया गया? लोहे के नोकदार खूंटे पर जबरदस्ती उन्हें गुदा के सहारे बैठाया गया और दो गोरे सिपाहियों ने उनके कंधों पर अपना जोर डालकर उन्हें तब तक दबाया जब तक कि वह खूंटा उनके पेट, कलेजे, कंठ और खोपड़ी को फोड़कर ऊपर नहीं निकल गया। जब तक उनके प्राणांत नहीं हुए, इस तरह से उनको वेदना दे करके किस तरह तड़पा करके मारा गया। और यहीं समाप्ति नहीं होती। क्रूरता की परिसीमा तब हुई जब ये गोरे खूंटे में ठुकी उनकी लाश को अपनी किसी कलाकृति की तरह कई दिन इधर उधर दिखाते फिरे। तो ऐसी क्रूरता जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है, ऐसी क्रूरता अंग्रेजों ने उस आंदोलन को दबाने के लिए की। 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच की बात। उस दिन जो बेदर्द और बेहया होकर दनादन गोलियां दाग रहे थे, उन्हें क्या पता था कि आज से ठीक 5 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को ये बेचारा यूनियन जैक यहाँ से इस तरह खिसक जाएगा जैसे 3rd क्लास के टिकट का मुसाफिर 1st क्लास में बैठा हो और टिकट चेकर आ जाए तो देखते ही चुपके से खिसक जाता है। और यहाँ यही तिरंगा झंडा इस शान से लहराएगा कि आकाश गंगा की लहरें भी उसकी फहरान देखने को एक बार ठहर जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर संस्मरण लेखक ने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो सार रूप में भारत को 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली और हमेशा हमेशा के लिए हमारा तिरंगा झंडा इस तरह फहराया गया, तो इस आज़ादी को महफूज रखना, इसको सुरक्षित रखना, इसको संवार करके रखना, इसको संजोए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह भी लेखक संकेत कर रहा है। और इस संस्मरण को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ विद्यार्थियों, आप सबको, हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि इस आज़ादी की कभी शाम होने न देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने न देंगे, बची जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम होने न देंगे।
जी हाँ, धन्यवाद। इसी प्रण और प्रतिज्ञा के साथ मैं इस जीवंत संस्मरण का यहाँ समापन करता हूँ। धन्यवाद।